फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मेनोपॉज रिलेटेड क्या क्या इश्यूज कंसर्न्स हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एग्जैक्टली डॉक्टर को जाके कभी मिलना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में विद डॉक्टर अंजलि करी, जिनका करीब 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है बीइंग अ गायनेक। चलिए शुरू करते हैं। यस डॉक्टर, मेनोपॉज के लिए क्या क्या एक्चुअली मेजर कंसर्न्स हो सकता है? पहले मैं रिवाइज कर लूँ। हाँ कर लो। कुछ इन्होंने बोले हुए मुझे समझ में आता है कि बोन डेंसिटी काफ़ी लो होने की वजह से बोन इश्यूज, स्पाइनल इश्यूज, नी इश्यूज, ये काफ़ी कॉमनली, सीवियरली हेवी ब्लीडिंग जिसमें गांठें पड़ रही है या स्मेल आ रहा है, या मुझे प्राइवेट एरिया में इचिंग, बर्निंग सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन कि मुझे पाइल्स का तकलीफ हो रहा है, उससे मुझे खड़ा पड़ना जिसको बोलते हैं लेडीज़, कि ये तकलीफ हो रहा है। This is what basically probably came to us. And mood swings. Mood swings जहाँ पे मैंने किन किन लोगों से सुना है कि उनको डिस्ट्रेस मेडिसिन देने पड़ेंगे, साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर आप बताइए अभी एग्जैक्टली इसमें से कितनी चीज़ें कॉमन है, कितनी चीज़ों के लिए लोग डॉक्टर के पास आते हैं? फर्स्ट थिंग इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ना, बिकॉज मेनोपॉज आने के पहले कभी कभी बहुत ब्लीडिंग हो जाता है और कभी कभी कंसर्न हो जाता है एक आधी महिला को कि आ ही नहीं रहा है, बहुत स्कैंटी आ रहा है और उसका रेगुलरिटी भी इरेगुलर हो जाता है। महीने में आ रहा है, वो 1.5 महीने में आता है, कभी 15 दिन में आ जाता है। ये सब चीज़ें हॉर्मोन्स का डिस्टर्ब होने से हो जाती है। तो इसी को तो इस चीज़ के लिए तो इमीडिएटली डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है, उनसे मिलना ज़रूरी है। और अगर ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो डॉक्टर करेंगे, नहीं तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे या कुछ टेस्ट करेंगे, और अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल तो कुछ जो थोड़े से मेडिसिन में वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि बोन का तो हमको पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, नी में दर्द शुरू होता है, बैक पेन शुरू हो जाते हैं, बेसिकली लोअर बैक पेन हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का हो रहा है तो डॉक्टर से तो मिल ही सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन अगर तुम पहले से योगा करते हो, पहले से ही कुछ एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये सब जो बोन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो बोन्स के हिसाब से तो रहते ही हैं, लेकिन उसके बाजू में जो सपोर्टिंग मसल्स रहते हैं, उसके स्नायु रहते हैं, वो वीक होने से वो जो जॉइंट है वो ढीला पड़ जाता है, ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए अगर आप चलने का आपका रेगुलरिटी है या योगा का है, तो ये चीज़ों से आपके मसल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो फिर बैक एक होना कम हो जाता है। और थोड़ा कभी हुआ तो वो मैनेज हो जाता है। आई थिंक उतना तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे हमने बताया मेनोपॉज में बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका जो टेस्ट भी उसका आता है, बोन डेंसिटी टेस्ट, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट। तो वो टेस्ट करने से हमको समझ में आ जाता है कि हमारा कैल्शियम कितना कम है, विटामिन डी कितना। और ये सब चीज़ें जब भी आप डॉक्टर को अप्रोच करोगे वो ये सब आपको टेस्ट कराने को बताएंगे और उसके बाद मेडिसिन देंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, लेकिन उसकी देर नहीं करना है। डॉक्टर भी आपको इमीडिएटली मेडिसिन पर नहीं रखते हैं, वो आपको पहले लाइफस्टाइल मैनेज करने को बोलते हैं, डाइट मैनेज करने को, और कुछ कैल्शियम से वगैरह सब चीज़ अच्छा हो गया तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। एंड प्राइवेट पार्ट्स के प्रॉब्लम्स को तो आपको इमीडिएटली ही जाना, इचिंग है, सब डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है। मेनोपॉज हो जाने के बाद अभी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, इमीडिएटली एकदम से कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड साइन। तो अंदर कभी कभी कैंसर का प्रादुर्भाव होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ब्लीडिंग हुआ, थोड़ा भी हुआ, कभी लगता है इतना सा हो गया तो क्या, नहीं गए तो भी चलता है, लेकिन वो इतना सा ही आपको जल्दी क्योर कर सकता है। इनफैक्ट अनयूजुअल है, मेनोपॉज होने के बाद फिर नहीं आ, 1 साल में ब्लीडिंग नहीं हुआ तो मेनोपॉज आ गया, उसके बाद कभी भी आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया तो इमीडिएटली यू अप्रोच डॉक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेट गेन हो रहा है, बहुत वेट गेन हो रहा है, पॉसिबल है, इवन इफ सब कुछ हो रहा है तो वो भी डॉक्टर से बात जाने की ज़रूरत है।
और ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। हाँ, और मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेज, इनको कभी कभार आ गए तो ज़रूरत नहीं है, एक आधा दिन में आ रहा है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़्यादा बढ़े और आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस जाए और आपको मूड स्विंग से आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो और कुछ भी समझ नहीं रहे हो, क्योंकि हर एक घर में हर एक के साथ क्वारल हो रहा है, तो ये इन चीज़ों में हमको ये नॉर्मल नहीं है, ये समझ में आ जाता है। तो फिर एक बार डॉक्टर से बात मिले और 2 या 3 महीने के मेडिसिन से आपका पूरा बैलेंस आ जाता है और आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, कुछ मैं भी बताती हूँ कि मैं 2-3 महीने लेना, फिर 1-2 महीने गैप रखना, और तुम डाइट में अगर उसका समावेश कर दो, दूध या बाकी की चीज़ें, तो और पनीर, प्रोटीन्स बढ़ा देना है, तो ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्स मिल जाए तो कम आपको टैबलेट्स कम लेना पड़ता है। सुपर। सो बेसिकली बैलेंस डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, Correct. और जब भी चीज़ें आपको लग रही है कुछ तो भी गड़बड़ है, तभी कंपलसरी डॉक्टर के पास जाओ और डिले मत करो। मतलब मैं बहुत दिनों से अंग पे ही निकाल रही हूँ, ब्लीडिंग तो होता ही है ना, अभी 2 महीने से कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रहा है, इट्स नॉट गुड, हीमोग्लोबिन और बाकी के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे, तो एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लो। डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने बोला, हेवी ब्लीडिंग के साथ ब्लीडिंग में स्मेल आना या गांठें पड़ना, ये बहुत कॉमनली सुना है मेनोपॉज के आसपास, तो क्या इसका कोई कनेक्शन है मेनोपॉज? गांठें पड़ना ये बहुत ब्लीडिंग हो जाने के बाद वो वजाइना में क्या बोलते हैं उसको, कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे जम जाता है। ओके। तो इसकी वजह से गांठें पड़ती है। और कभी कभी बहुत ब्लीडिंग होने में गर्भाशय में नॉन कैंसर नहीं है, फिर भी वो गांठें रहती है फाइब्रॉइड की। ओके। तो वो फाइब्रॉइड भी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो फिर बाकी की चीज़ें, ट्रीटमेंट या थैली निकालने का जो है वो हमको करना पड़ता है। लेकिन और एक अच्छी खुश खबर ऐसी है कि मेनोपॉज के पहले अगर आपको 1-2 गांठें है फाइब्रॉइड की, लेकिन आप मेनोपॉज के बाद वो भी ईस्ट्रोजन के साथ कम होने की वजह से वो फाइब्रॉइड भी कम हो जाते हैं, आपकी तकलीफ़ें भी कम हो जाती है, तो फिर थैली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आजकल बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आया है, तो उसकी वजह से थैली निकालना ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो थैली निकालने के साथ साथ हमारे ओवरीज भी निकाले जाते हैं, फिर हमारा जो हॉट फ्लशेस का और बाकी इमोशनल प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ एब्रप्ट ओवरी निकालने से एब्रप्ट डाउन हो जाता है। जैसे ग्रेजुअल ईस्ट्रोजन कम हो गया ना, तो हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, सडनली कोई भी शॉक की तरह आता है, तो उनको भी बाद में भी ट्रीटमेंट देते हैं हम, अगर थैली निकालने की ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन वो 3-4 महीने 6 महीने लेने से भी उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर, क्या होता है तुम लोग आपस में बातें करते हो, फ्रेंड सर्कल एंड गूगल, हाँ, एंड गूगल इज अ वेरी गुड एडवाइजर एक्चुअली, बट इट इज बिग हेडेक फॉर वी पीपल। मैंने एक डॉक्टर की ओपीडी में पढ़ा था दैट आपने जिस गूगल से जानकारी ली है वो गूगल मैंने नहीं पढ़ा है। And it doesn't contain the experience what we have taken, we have gone through, हमने जो अनुभव लिए हैं हर एक पेशेंट के, आपको तो आपका खुद का एक ही पेशेंट पता रहता है। एंड मैम हिस्ट्री भी पता नहीं है ना गूगल को, आपका एक हिस्ट्री होता है जहाँ से आप आए हो यहाँ तक। ऑन टॉप ऑफ दैट हर एक महिला, हर एक पेशेंट इज डिफरेंट है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। yes. उसको क्या चाहिए, आज हेडेक की गोली लिया है, वही गोली अगले हेडेक को नहीं काम आती है, नहीं चलती है, और एक के बजाय 2 लगते हैं फिर बाद में। यूज्ड टू, बॉडी गेट्स यूज्ड टू। सो हर एक पेशेंट अलग रहता है, उसको उसके हिसाब से ही दवाई देनी। कैल्शियम के भी 10 सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन 35 साल की औरत को कौन सा कैल्शियम देना है, 45 साल की औरत को कौन सा कैल्शियम देना है, और कैसे देना है, कौन सी मात्रा में देना है, हफ्ते में 1 बार देना है या महीने में 1 बार देना है, ये सब चीज़ें अलग है। इसीलिए हर एक पेशेंट ने अपना अपना खुद आपस में बात करके, तेरा जैसा हो गया वैसे ही मेरा हो रहा है, तो तू जो ट्रीटमेंट ले रही है वो मैं लूँ, ये बहुत ही बैड है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड सी चीज़ें ना रिवर्स नहीं कर सकते बहुत इजीली, करेक्ट, तो बेटर कि हम लोग स्टार्ट ही बहुत अच्छे से करें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये सेगमेंट देखने के लिए। हम लोग 2 क्वेश्चन जो मैंने डॉक्टर अंजलि को अभी तक बताया भी नहीं है, बट आई विल बी आस्किंग दैम, और फिर हम लोग ये वाला सेगमेंट खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।